सभी को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद अनुपमा कपूर पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वन शॉट सॉल्यूशन के अंतर्गत जो एक एक वीडियो में एक एक पाठ करने वाला क्रम चला रहे हैं, उसी कड़ी में आज हमारा पाठ होगा अंतराल भाग 2 का। और उसमें हम पाठ करने वाले हैं अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में प्रभाष जोशी का ये पाठ। लेकिन आज के इस वीडियो में हम पाठ का केवल सार समझकर प्रश्न उत्तर नहीं करेंगे, बल्कि पंक्ति दर पंक्ति पाठ की सरल व्याख्या करेंगे। क्योंकि कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में स्पेशली कहा था कि इस पाठ को पूरी तरह से समझा दीजिए। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और जितने भी कठिन शब्द आएंगे उनके अर्थ जानेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे और साथ ही बहुविकल्पी प्रश्न भी करेंगे। यानी इस वीडियो में आप पाठ को पूरी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पाठ की प्रत्येक पंक्ति को समझने से पहले एक बार हम पाठ का परिचय प्राप्त कर लेते हैं कि आखिर इस पाठ में कहा क्या गया है। प्रभाष जोशी का अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में जो ये पाठ है, ये जनसत्ता 1 अक्टूबर 2006 के कागदकारे स्तंभ से लिया गया है। इस पाठ में लेखक ने मालवा प्रदेश के मिट्टी, वर्षा, नदियों की स्थिति, उद्गम एवं विस्तार तथा वहाँ के जनजीवन और संस्कृति को चित्रित किया है। पहले के मालवा, मालव धरती गहन गंभीर, डगडग रोटी पग पग नीर, ये जो पंक्ति पहले कही जाती थी, इस कहावत को अब बदल दिया गया और कि अब के मालवा नदी नाले सूख गए, पग पग नीर वाला मालवा सूखा हो गया से तुलना की गई है। जो मालवा अपनी सुख समृद्धि और संपन्नता के लिए विख्यात था, वही अब खाओ उजाड़ू सभ्यता में फंसकर उलझ गया है। यह खाओ उजाड़ू सभ्यता यूरोप और अमेरिका की देन है, जिसके कारण विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अपसभ्यता बन गई है। इससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई है और पर्यावरण बिगड़ा है। इस खाओ उजाड़ू सभ्यता के दौरान लेखक ने पर्यावरण संबंधी जो चिंता की है, वो सिर्फ मालवा तक सीमित ना हो करके सार्वभौमिक हो गई है। सार्वभौमिक मतलब ग्लोबल, पूरे धरती से संबंधित, पूरे संसार से संबंधित हो गई है। अमेरिका की खाओ उजाड़ू जीवन पद्धति ने दुनिया को इतना प्रभावित किया है कि हम अपनी जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता तथा अपनी धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। इस बहाने लेखक ने खाओ उजाड़ू जीवन पद्धति के द्वारा पर्यावरणीय विनाश की पूरी तस्वीर खींची है, जिससे मालवा भी नहीं बच सका है। आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें अपनी जड़ जमीन से अलग कर दिया है। सही मायनों में हम उजड़ रहे हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने पर्यावरणीय सरोकारों को आम जनता से जोड़ दिया है तथा पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया है। तो यह तो था इस पाठ का एक तरह से सार, समझ लीजिए। और ये जान लीजिए कि इस पाठ में मुख्य रूप से लेखक क्या कहने जा रहा है। परंतु हम हर पंक्ति का अर्थ समझेंगे और पाठ को पूरा का पूरा ज्यों का त्यों देखेंगे। कोई भी इसमें भाग छोड़ा नहीं जाएगा। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं मालवा की। मालवा आखिर है कहाँ पर? मालवा भारत के नक्शे में मध्य प्रदेश के अंदर है और एक बहुत ही हरा भरा खूबसूरत सा स्थान था, और यह अब अपना रूप बदल रहा है। यहाँ पर बहुत अधिक बदलाव आ चुका है। तो चलिए देखते हैं पाठ को शुरू से लेकर अंत तक। अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में, इसमें लेखक जब बात करने लगा, उससे पहले एक बार मैं ये समझा दूं कि लेखक इंदौर का रहने वाला है। वह राजस्थान से चल करके इंदौर की ओर जा रहा है। तो रास्ते में उज्जैन से होते हुए वह जब इंदौर की ओर निकलता है तो मालवा से होकर गुजरना पड़ता है।
मालवा की अवस्था को देख करके उसके मन में अपने बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं और वह पिछले समय में देखे गए मालवा के साथ तुलना करना शुरू कर देता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर है। जो कठिन शब्द होंगे उनके अर्थ आप ध्यानपूर्वक देखते जाइएगा। उगते सूरज की निथरी कोमल धूप राजस्थान में रह गई। निथरी का मतलब चमकीली, यानी राजस्थान में जो चमकीली धूप थी वो अब नजर नहीं आ रही थी। या मालवा में पहुंचने पर मालवा लगा तो आसमान बादलों से छाया हुआ था। मालवा लगा से मतलब क्या है कि जैसे ही मालवा की सीमा शुरू हुई तो आसमान में बादल नजर आने लगे, काले भूरे बादल। ये बादलों का रंग है। थोड़ी देर में लगने लगा कि चौमासा अभी गया नहीं है। चौमासा होता है 4 महीनों का समूह। 4 महीने जो कि वर्षा ऋतु के महीने होते हैं उन्हें चौमासा कहा जाता है। तो अभी बारिश का मौसम देख करके, बादलों से छाया हुआ आकाश देख करके लेखक को लगा कि चौमासा अभी गया नहीं है। जहां जहां भी पानी भरा हुआ रह सकता था लबालब भरा हुआ था। लबालब मन ऊपर तक भरा हुआ था। मटमैला बरसाती पानी, जितने भी छोटे मोटे नदी नाले दिख रहे थे सब बह रहे थे। इससे ज्यादा पानी अब यह धरती सोख के रख नहीं सकती थी। ऊपर से बादल की कभी भी बरस सकते थे। तो यहाँ ये क्यों कहा गया धरती सोख के रख नहीं सकती थी? क्योंकि अब धरती कच्ची नहीं थी, ज़्यादातर कंक्रीट वाली सड़कें बन चुकी थी जिनके अंदर रिस करके पानी जा नहीं सकता। तो इसीलिए जब धरती के अंदर पानी नहीं जा पा रहा था तो पानी ऊपर ही ऊपर रह गया और वो सब जगह बहता हुआ नजर आ रहा था। और साथ ही साथ मतलब जमीन पर तो पानी है ही, लेकिन ऊपर से आसमान से भी बादल कभी भी बरस सकते थे जिससे कि पानी और अधिक बढ़ने की पूरी पूरी संभावना थी। अब यहाँ देखिए मालवा में इस तरह से ओटले को सजाया जाता है, रंगोली बनाई जाती है। उसके बारे में लेखक क्या कह रहा है कि नवरात्रि की पहली सुबह थी। नवरात्रि यानी 9 रातें जब देवी पूजन किया जाता है तो मालवा में घट स्थापना की तैयारी। घट स्थापना से मतलब क्या है? कलश स्थापित किया जाता है दुर्गा पूजा से पहले। तो वही तैयारी वहाँ चल रही थी। गोबर से घर आंगन लीपने और माना जी के ओटले को रंगोली से सजाने की सुबह। यहाँ माना जी जो है यह एक तरह से आप समझिए कुल देवता का प्रतीक है, क्योंकि वहाँ मालवा में घर के जो सबसे बड़े होते हैं उन्हें कुल देवता के प्रतीक के रूप में मान करके पूरा सम्मान दिया जाता है और उनके लिए भी कलश स्थापित किया जाता है। तो गोबर से घर के आंगन को लीप कर स्वच्छ बनाया गया और माना जी के ओटले मतलब मुख्य द्वार को सजा दिया गया। किस चीज से? रंगोली से। तो पहली पहली सुबह जो नवरात्रि की थी उसमें ये सब काम चल रहा था। बहू बेटियों के नहाने धोने और सजकर त्योहार मनाने में लगने की घड़ी, मतलब बहू बेटियों का ये काम था कि त्योहार शुरू होने वाला है तो उन्हें नहा धोकर स्वच्छ होकर सज धज कर त्योहार की तैयारी करनी थी। लेकिन आसमान तो घों घों कर रहा था। घों घों मतलब बहुत तेज आवाज कर रहा था, जैसे बिजली कड़कती है और बादल गरजते हैं। तो वही वाली बात कि आसमान तो घों घों कर रहा था। रास्ते में छोटे स्टेशनों पर महिलाओं की ही भीड़ थी। मैं उजली चटक धूप, लहलाती ज्वार बाजरे और सोयाबीन की फसलें, पीले फूलों वाली फैलती बेलें और दमकते घर आंगन देखने आया था। यहाँ लेखक स्वयं के बारे में बता रहा है कि मैं मालवा में क्या क्या चीज़ें देखने की उम्मीद करके वहाँ पर पहुँचा था, लेकिन लग रहा था कि पानी तो गिर के रहेगा। मतलब अगर मौसम साफ होता तो ये सब दिखाई देता, मगर वहाँ पहुँच करके लेखक को लगा कि पानी तो बरसने वाला है, बादल तो बरसने वाले हैं और ऐसे में नवरात्रि में पानी गिरते ना देखा हो। ऐसा नहीं है कि नवरात्रि में पानी गिरते ना देखा हो, मतलब पहले भी बारिश होती रही है नवरात्रों में, परंतु क्वार मालवा में मानसून के जाने का महीना होता है। क्वार का महीना जिसे आश्विन का महीना भी कहते हैं
और यह महीना होता है, अगर हम अंग्रेजी महीनों के हिसाब से, रोमन महीनों के हिसाब से देखें तो सितंबर अक्टूबर का समय। उस समय मालवा में लगभग मानसून खत्म होने को होता है, कभी थोड़ा पहले भी चला जाता है। इस बार तो जाते हुए भी जमे रहने की धौंस दे रहा है। जमे रहने की यानी ना जाने की बात, और धौंस देना मतलब एक तरह से रौब दिखाना। कहने का मतलब क्या है कि अब बादलों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि बादल ये कह रहे हो कि मॉनसून अभी रुकेगा, अभी मॉनसून खत्म नहीं हुआ, अभी ये जाने वाला नहीं है। धौंस देना एक मुहावरा है जो कि रौब दिखाना और अड़ियल बन जाना, मना कर देना, जाने से मना कर रहा है मॉनसून। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ के मौसम को तो हमने देख लिया, लेकिन उसके बाद जब लेखक वहाँ पहुँचा तो क्या नजर आया। नागदा स्टेशन पर मीना जी बिना चीनी की चाय पिलाते हैं। ये मीना जी एक व्यक्ति का ही नाम है जिनसे लेखक का अच्छा परिचय है। और कौन से स्टेशन पर पहुंचा लेखक? नागदा स्टेशन पर। सारे जरूरी समाचार भी देते हैं। गई रात कुआलालंपुर में भारत के हारने से दुखी थे। ये कुआलालंपुर जो है उसके साथ भारत का मैच हुआ था, क्रिकेट मैच, जिसमें भारत हार गया था। तो दुखी होने की वजह से वो कुछ बात करना नहीं चाहते थे, परंतु जब लेखक ने स्पेशली पूछा तो पूछने पर ही मौसम और खेती पर आए। तो उन्होंने मौसम तथा खेती के बारे में बात करनी शुरू कर दी। हाँ, अब की पानी बहुत गिरे हो। तो उनका कहने का क्या था कि इस बार पानी बहुत अधिक गिरा है, यानी बारिश अच्छी हुई है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत को बहुत और गिरने को गिरियो ऐसे लिखा गया। तो यह स्थानीय भाषा का यहाँ पर पुट है। और एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि प्रभाष जोशी ने स्थानीय भाषा को भी साहित्यिक भाषा का रूप दे दिया है। यह उनके साहित्य की एक विशिष्टता है। किसान कह कि हमारी सोयाबीन की फसल तो गली गई, पर अब गेहूं चना अच्छा होएगा। देखिए, सोयाबीन की फसल के लिए अधिक पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन गेहूं और चने को यदि पानी अधिक मिल जाए तो उनकी फसल अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर वही कहा गया कि बारिश का, बरसात का किसानों के ऊपर, वहाँ के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। किसान कह की यानी किसान कहते हैं कि हमारी सोयाबीन की फसल तो ज़्यादा पानी की वजह से गल गई, गली गई मतलब गल गई, नष्ट हो गई, परंतु अब गेहूं और चना जो है उसकी फसल अच्छी हो जाएगी। तो मतलब बरसात के अधिक होने से कुछ फसलों पर प्रभाव जो है सकारात्मक पड़ा, कुछ पर नकारात्मक पड़ा। कुछ फसलें बेकार हो गई और कुछ फसलें अच्छी हो गई। सार में उनने कहा और दुकान में लग गए। सार में उनने कहा, उनने मतलब उन्होंने मतलब बहुत संक्षेप में इतनी सी बात कही और अपने दुकान के कामों में लग गए। चाय और भजिया उनने अच्छा बनवा के दिया था। यहाँ भी उनने का मतलब आप समझ गए होंगे। उन्होंने चाय और भजिया अच्छी तरह से बनवा करके दी थी। हम मियाँ बीवी मज़े में खाते पीते उज्जैन पहुँच गए। यहाँ प्रभाष जोशी के साथ उनकी पत्नी भी हैं और दोनों ही मज़े मज़े में कहाँ पहुँच गए? उज्जैन पहुँच गए। रास्ते में एक शिप्रा मिली। शिप्रा जो एक नदी का नाम है जो कि उज्जैन से होकर के बहती है। मैया ऐसी भरपूर और बहती हुई कि बरसों में दिखी थी। यहाँ मैया किसको कहा गया? शिप्रा नदी को, यानी नदी को माँ का रूप दिया गया है यहाँ पर। और नदी के प्रति पूरा सम्मान दर्शाया गया है कि जिस तरह से शिप्रा नदी अभी पूरे पानी से भरकर बह रही है, ऐसी तो बरसों में दिखाई दी है। गए महीने टीवी पर लाइन पड़ी थी कि उज्जैन में शिप्रा का पानी घरों में घुस गया। भोपाल, इंदौर, धार, देवास सब में झड़ी लगी थी। सब लोग फ़ोन लगा के पूछा था खतरा कहीं ना था, लेकिन सबको पुराने दिन याद आ गए थे। मतलब टीवी पर ऐसा समाचार आया कि उज्जैन में शिप्रा नदी में पानी बहुत अधिक भर गया है और वह पानी लोगों के घरों में घुस गया है। तो अलग अलग स्थानों पर, जो कि मध्य प्रदेश के ही अलग अलग स्थान हैं, इन सब स्थानों पर पानी बहुत अधिक बरसा था। झड़ी लगना होता है बहुत अधिक बारिश होना, और इसी कारण से यह चिंता हो रही थी कि कहीं
लोगों के घर ना डूब जाए, बाढ़ ना आ जाए। और वास्तव में ऐसा खतरा नहीं था, लेकिन लोगों को पुराना समय याद आ गया जब यहाँ पर खूब बारिश हुआ करती थी। तो अभी तक आपने जो समझा उसके आधार पर देखिए प्रश्न क्या बन सकता है। अभ्यास प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है, मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है तब मालवा के जनजीवन पर इसका क्या असर पड़ता है। तो उत्तर तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका असर ये पड़ता है कि कुछ फसलें बहुत अच्छी हो जाती हैं और कुछ फसलें बर्बाद हो जाती हैं। जैसे सोयाबीन की फसल बर्बाद हो जाती है, गल जाती है, लेकिन गेहूं और चना अच्छा हो जाता है। और ज़्यादा पानी बरसने से आवागमन में भी लोगों को परेशानी होती है। आम लोग इधर उधर जाने से पहले फ़ोन कर कर के एक दूसरे से पूछते हैं, जगह जगह पानी भर जाता है, लोगों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो अभी तक के पढ़े हुए पाठ में से आप इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप भी यदि सब्सक्राइब नहीं कर चुके तो फटाफट कर डालिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हम आगे देखते हैं कि पाठ में क्या कहा गया। अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, इसलिए पहले का औसत पानी भी गिरे तो लोगों को लगता है कि ज़्यादा गिर गया। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था ना, क्या कहा गया था यहाँ पर, ये कहा गया था कि अब के पानी बहुत गिरियो। यानी यहाँ पर मीना जी ने ये बोला था कि बरसात जो है बहुत ज़्यादा हुई। कारण औसत होता है एवरेज, जो आम तौर पर बारिश होती है वह 35 इंच तक बारिश होती है। लेकिन पिछले काफ़ी समय से बारिश बहुत कम हो रही थी, तो इसीलिए अगर केवल औसत ही बारिश हुई तो भी लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गई। तो यही यहाँ पर कहा गया, क्योंकि काफ़ी वर्षों से बारिश कम हो रही थी ना, तो इसीलिए उन्हें औसत पानी गिरने पर भी, औसत बारिश होने पर भी लगा कि कुछ ज़्यादा ही हो गई। इस बार भी बरसात वही 40 इंच गिरी है, कहीं ज़्यादा है कहीं थोड़ी कम। लेकिन लोग टीवी की समझ में अति की बोलने लगे हैं। अति मतलब बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके बोलने लगे हैं। उज्जैन से देवास होते हुए इंदौर जाना, मालवा के आंगन में से निकलना है। मैंने पहले ही कहा था कि लेखक कहाँ से शुरू हुआ, राजस्थान से होता हुआ उज्जैन से हो करके फिर इंदौर जा रहा है, लेकिन रास्ते में क्या पड़ रहा है, रास्ते में मालवा पड़ रहा है। तो मालवा के आंगन से होकर निकलने का मतलब यही हुआ। क्वार की धूप होती तो भरी पूरी गदराई हरियाली से तबीयत झक हो जाती, लेकिन कुएं, बावड़ी और तालाब तलैया के लबालब भरे नदी नालों को बहते और फसलों को लहराते देखो तो क्या गजब की विपुलता की आश्वस्ति मिलती है। खूब मनाओ दशहरा दिवाली, अब की मालवो खूब पाक्यो है। यहाँ देखिए क्वार, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, क्वार कौन सा महीना है, आश्विन का महीना। और आश्विन के महीने को यदि रोमन में कहें तो सितंबर अक्टूबर का महीना बनता है। क्योंकि जो देसी महीने होते हैं वो एक एक महीने का इस तरह से नहीं है, जनवरी आया तो ये महीना शुरू हो गया, चैत्र हो गया, ये विशाख हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ जो देसी महीने हैं वो लगभग आधा महीना पिछला और आधा महीना अगला इस तरह से शुरू होते हैं। तो क्योंकि उनकी शुरुआत पहली पहली तिथि से नहीं होती बल्कि प्रतिपदा से होती है, तो इसीलिए सितंबर और अक्टूबर के महीने की बात हो रही है कि यदि वही धूप होती तो भरी पूरी गदराई हरियाली से तबीयत झक हो जाती, मतलब हर जगह हरियाली छाई हुई दिखती। लेकिन यहाँ है क्या कि कुएं, बावड़ी, तालाब और तलैया ये सब के सब इस समय पूरी तरह से पानी से भरे हुए हैं और जगह जगह नदी नाले भी बह रहे हैं, बहुत अधिक बारिश हो गई है। मगर यहाँ जो फसलों को लहराते हुए देखते हैं तो विपुलता की आश्वस्ति यानी संपन्नता का आश्वासन, एक उम्मीद मिलती है कि यह संपन्न होगा मालवा। और इसी कारण दिवाली दशहरा खूब अच्छे से मना पाएंगे लोग। खूब मनाओ दशहरा दिवाली, दशहरा जो है दशहरे के लिए है, ये दशहरा और दिवाली लोग खूब अच्छी तरह से मना पाएंगे। अब को मालवो खूब पाक्यो है, पाक्यो मतलब समृद्ध हुआ है, फला फूला है, पाक्यो कहते हैं फले फूले होने को। तो अब की बार मालवा खूब अच्छी तरह से फल फूल पाया है।
इंदौर उतरते ही गाड़ी में सामान रखते दव्वा को कहा कि अब तो सब नदियाँ, सारे तालाब, सारे ताल तलैया और जलाशय देखने हैं, सब पहाड़ चढ़ने हैं। ये दव्वा जो है एक अन्य व्यक्ति का ही नाम है जो लेखक का मित्र हो सकता है। और जब वह गाड़ी में सामान रख रहा था तो तब लेखक ने क्या इच्छा जाहिर की कि वह सारी नदियाँ, तालाब, ताल तलैया, जलाशय देखना चाहता है और सारे पहाड़ों पर चढ़ना चाहता है, क्योंकि मालवा जो है एक पठारी क्षेत्र है जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पठार हैं, नदियाँ हैं, अनेकों नदियाँ बहती हैं, नदियों के घाट हैं जहाँ से नीचे उतरना पड़ता है, ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो लेखक का जो लेखक की इच्छा थी वे इन सब को देखने की थी, लेकिन उस दव्वा ने क्या कहा, उसने मुस्कुराते हुए कहा, यहीं से? नी यार, पहले माता बिठाएगा। नी यार मतलब नहीं यार, पहले माता को बिठाएंगे, यानी देवी माता का पूजन करेंगे, देवी माता की स्थापना करेंगे, क्योंकि नवरात्रि चल रही है ना। तो उसने क्या उत्तर दिया, माता तो बैठ गई, आरती भी हो गई ताऊ जी, 1 बजने वाला है, कि माता की स्थापना तो हो चुकी, कलश स्थापना हो गई ना, माता को स्थापित कर दिया गया, आरती भी हो गई है, क्योंकि समय देखो बहुत अधिक हो गया है। तो बाद में पाया कि उम्र भी अब 70 की हो जाएगी, पहाड़ चढ़े नहीं जाएंगे, नदी नाले पार नहीं होंगे, सूखती सुनहरी घास बुलाएगी लेकिन उस पर लेटकर रड़का नहीं जा सकेगा। यहाँ लेखक अपने बारे में कह रहा है कि उसकी उम्र 70 के आसपास हो गई और उम्र बढ़ने के साथ शरीर में चुस्ती फुर्ती वैसी नहीं रहती, तो इसीलिए वह चाहे भी सही तो पहाड़ों पर चढ़ नहीं पाएगा, नदी नालों को आसानी से पार नहीं कर पाएगा। वहाँ की सुनहरी घास को देखकर, हरियाली को देखकर वह चाहेगा कि उसके ऊपर वह लुढ़कता फिरे, हरियाली के ऊपर, घास के ऊपर वह लेट जाए, लुढ़कना शुरू कर दे, लेकिन अब उम्र के कारण ये संभव नहीं हो पाएगा। मन से तो किशोर हो सकते हो, शरीर फिर वैसा फुर्तीला, लचीला और गर्वीला नहीं हो सकता। यानी बढ़ती उम्र में हम मन से भले ही जवान हों, लेकिन शरीर तो आखिर बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो ही रहा है ना। तो उम्र जो ले गई उसे ले जाने दो, उसका जो है रखे, अपना जो है उसे जिए। तो यहाँ लेखक इसी बात को स्वीकार करते हुए कहता है कि उम्र के साथ जो हमारी चुस्ती, जो हमारी ऊर्जा चली गई तो चली गई, लेकिन जो हमारे पास है हम उससे अपनी जिंदगी को भरपूर जिएंगे। आसदाई प्रतीति के बावजूद 2 जगहों से नम्रता देखी। अब लेखक को इस बात का दुख है कि उम्र तो बढ़ चली और अब उसे रोका नहीं जा सकता। तो त्रासदायी होते दुख देने वाली प्रतीति माने विश्वास, इस दुख देने वाले विश्वास के बावजूद लेखक ने 2 जगह से नर्मदा नदी को देख लिया। कौन कौन सी 2 जगह? एक तो ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर में उस पार से सामने सीमेंट कंक्रीट का विशाल राक्षसी बांध उस पर बनाया जा रहा है, शायद इसीलिए वह चिढ़ती और तिन तिन फिन फिन करती बह रही थी। कौन बह रही थी? नर्मदा नदी। ये नदी की बात चल रही है। ये तिन तिन फिन फिन यानी नदी की आवाज़ के लिए कहा गया है। मटमैली, कहीं छिछली, अपने तल के पत्थर दिखाती, कहीं गहरी अथाह। छिछली क्या होता है? जो ज़्यादा गहरी ना हो, और यहाँ पर गहरी अथाह मतलब जिसकी कोई था ही ना हो। तो मतलब कहीं पर तो ये नर्मदा नदी बहुत कम गहरी थी और कहीं अधिक गहरी थी। वे बड़ी बड़ी नावें वहाँ नहीं थी, शायद पूर में बहने से बचाकर कहीं रख दी गई थी। पूर मतलब बाढ़, शायद बाढ़ में नाव बह जाए इसी डर से नावों को कहीं दूसरे स्थान पर रख दिया गया था। किनारों पर टूटे पत्थर पड़े थे। ज्योतिर्लिंग का तीर्थ धाम वह नहीं लग रहा था। निर्माण में लगी बड़ी बड़ी मशीनें और गुर्राते ट्रक थे। वहीं थोड़ी देर क्वार की चिलचिलाती धूप मिली, लेकिन नर्मदा के बार बार पूर आने के निशान चारों तरफ थे। बावजूद इतने बांधों के नर्मदा में अब भी खूब पानी और गति है। तो पूर का अर्थ भी थोड़ी देर पहले बताया था, याद होगा आपको, बाढ़। यानी नर्मदा में बार बार बाढ़ आने के निशान चारों तरफ मौजूद थे। भले ही बांध बनाकर पानी को रोक दिया जाता है, मगर
ये कहा गया कि इतने अधिक बांध बनाए जाने के बावजूद नर्मदा नदी में अभी भी खूब पानी भी था और पानी में स्पीड भी थी। आगे देखते हैं। नेमावर के पास बजवाड़ा में नर्मदा शांत, गंभीर और भरी पूरी थी। तो एक तो ओंकारेश्वर से देखा और दूसरा कहाँ से देखा? बजवाड़ा से। लेखक ने नर्मदा नदी को देखा। वहां पर नर्मदा नदी कैसी थी? बहुत तिन तिन फिन फिन करती, यानी बहुत तेजी से बह रही। लेकिन यहाँ पर बजवाड़ा में क्या थी? शांत, गंभीर और भरी पूरी थी। और शाम हो जाने पर भी जैसे अपने अंदर के मंदे उजाले से गमक रही थी। गमक का मतलब होता है सुगंध। तो मतलब वह मंद उजाले में सुगंधित सी हो रही थी, उसमें एक अजीब सी गंध आ रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी वह। चौथ का चांद उस पर लटका हुआ था। चौथ मतलब चौथ का चांद, चौथे दिन का चांद। शुक्ल पक्ष में जो अमावस के बाद प्रतिपदा और द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी तिथि आती है ना, तो उस चौथी तिथि के चांद की बात हो रही है यहाँ पर। वह वहाँ पर निकला हुआ था और मिट्टी की ऊंची कगार पर पेड़ों के बीच बैठे हुए हम चुपचाप उसे प्रणाम कर रहे थे। भेन जी ने उसे सहलाते हुए कहा, थक गई है, देखना अब रात को बहेगी। यहाँ पर भेन जी बहन जी के लिए कहा गया है। और साथ ही नर्मदा नदी की बात कही गई है कि यहाँ पर जो शांत और गंभीर नजर आ रही थी ना, रात के समय वह बहना शुरू कर देगी, थोड़ी स्पीड पकड़ लेगी, गति में आ जाएगी। रात भर हम उसके किनारे ही सोए। सवेरे उठकर फिर जैसे उसके नमन में उसके किनारे बैठे। नमन होता है नमस्कार करना, प्रणाम करना, यानी आदर सूचक है कि नर्मदा नदी को सम्मान दे रहा है कवि, यहाँ पर लेखक। अब वह शांत बह रही थी। अपने घाट नीचे नर्मदा किनारे के लोग, भेन जी गंगा किनारे की। हम नदी को नदी नहीं माँ मानते हैं। नर्मदा मैया है, उससे हम बने हैं। उसके किनारे बैठना माँ की गोद में डूबना है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जो ऊपर बात आई थी ना बहन जी की, वह तो गंगा के किनारे रहने वालों में से थी, लेकिन ये कहाँ रहने वाले थे? ये नर्मदा के किनारे बैठे हुए थे। और इस तरह से नर्मदा और गंगा दोनों की एक तुलना भी कर रहे हैं और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि नदियों को माँ की तरह मानते हैं और उसके किनारे पर बैठना ऐसा लगता है जैसे माँ की गोद में ही बैठे हों। ओंकारेश्वर और नेमावर जाते हुए दोनों बार विंध्य के घाट उतरने पड़े। देखिए, दो स्थानों से नर्मदा नदी को देखा है लेखक ने, और उन दोनों स्थानों के लिए उन्हें विंध्याचल के, विंध्य मतलब विंध्याचल के घाट को उतरना पड़ा। घाट होता है नीचे की तरफ जाता हुआ पहाड़ी रास्ता है यह। एक तरफ सिमरोल का घाट, दूसरी तरफ बिजवाड़। दोनों में सागौन के जंगल, सागौन मतलब सागवान के पेड़ों वाले जंगल, पत्ते खांखरे होते हुए फिर भी फुनगियों पर फूल के झल्ले। पत्ते, पत्ते कैसे? खांखरे, खांखरे होता है जो पीले पीले रंग के सूखे सूखे हो रहे हो, लेकिन उनकी चोटियों पर, फुनगियों पर मतलब चोटियों पर फिर भी कुछ कुछ फूल नजर आ रहे थे। सिमरोल के बीच से चोरल खूब बहती हुई मिली। चोरल एक नदी का नाम है जो कि वहां से बह रही थी। बिजवाड़ में हर नाला बह रहा था। तो लेखक ओंकारेश्वर से भी नर्मदा नदी को देखकर आया और यहाँ नेमावर जाते हुए बिजवाड़ से भी उसने देख लिया। आगे देखिए, हर पहाड़ी नदी की रपट पर पानी था। रपट, रपट क्या होती है? ढलान, नदी की ढलान, वहां पर पानी था। बचपन में पितृपक्ष और नवरात्रि पर ऐसा ही पानी मिलता था। पितृपक्ष, क्योंकि आपको पता है कि नवरात्रों से पहले श्राद्ध आते हैं। श्राद्ध को क्या कहा जाता है? पितृपक्ष। और नवरात्रि जो होती है 9 रातों की होती है, तो उनमें ऐसा ही पानी मिलता था, यानी इसी तरह से खूब पानी वहाँ पर भरा रहता था। सारे नदी नाले ऐसे ही कलमल करते जीवित हो उठते थे। पहाड़ों के सीने में कितने स्रोत हैं। स्रोत मतलब होता है जहाँ से कोई चीज निकले। तो पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं, इसलिए पहाड़ क्या हुए? नदियों के स्रोत हुए। सब बहें तो नीचे की काली मिट्टी खूब उमग कर फल फूल और अन्न देती है। उमग कर, सुगंध के साथ, विकसित होकर के फल फूल और अन्न देती है। नेमावर के इस रास्ते पर ही केवड़ेश्वर है,
जहाँ से शिप्रा निकलती है। शिप्रा नदी का नाम है, पहले भी आ चुका है ये। कालिदास की शिप्रा बहुत बड़ी नदी नहीं है, लेकिन उज्जैन में महाकाल के पांव पखारे तो पवित्र हो गई। उज्जैन के अंदर महाकाल शिव जी का बहुत सुंदर मंदिर है, और वहाँ महाकाल एक ज्योतिर्लिंग भी है, ये तीर्थ स्थान है। तो इसीलिए ऐसे तीर्थ स्थान पर पहुंचकर यह नदी भी क्या हो गई, शिप्रा नदी पवित्र हो गई। चंबल विंध्य के जानापाव पर्वत से निकली और निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, ग्वालियर होती हुई इटावा के पास जमुना में मिली। कौन सी नदी की बात हो रही है? शिप्रा नदी की, जो किससे जाकर मिल जाती है? यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। और ये सारे स्थानों के नाम हैं जहाँ जहाँ से होती हुई ये नदी बहती है। और इससे हमें प्रभास जोशी के जियोग्राफिकल ज्ञान का, उनका भूगोल ज्ञान का भी पता चलता है कि उन्हें विभिन्न स्थानों की, नदियों की और उद्गम स्थलों की कितनी अच्छी जानकारी है। चंबल को हमने घाटा बिलोद में देखा, काफ़ी पानी था। घाटा बिलोद क्या है? ये भी एक स्थान का नाम है कि उस स्थान पर हमने चंबल नदी को देखा। पर कितनी नदियों की बात आई? पहले शिप्रा नदी की बात आई, चोरल नदी की बात आई, नर्मदा की भी आ गई, गंगा की भी आ गई, और अब चंबल की भी बात आ रही है। और साथ ही साथ जमुना नदी का नाम भी आया था एक स्थान पर। काफ़ी पानी था, खूब बह रही थी, उसमें नहाते लड़के को गर्व था कि यहाँ छोटी दिखती हो तो क्या, हमारी चंबल से गंगा ही बस बड़ी है। यानी वो चंबल नदी को खूब बड़ी नदी मानते हैं। आगे बहुत बड़ा बांध है, खूब पानी है, इस पर गांधी सागर के सब फाटक खोलने पड़े। इतना पानी भरा, इतना माने इतना अधिक। गंभीर इतनी बड़ी नहीं है, गंभीर भी एक नदी का नाम है। गंभीर सिर्फ वो सीरियस वाला गंभीर नहीं है, ये गंभीर नदी का नाम है। वह इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हालोद के आगे यशवंत सागर को इस बार फिर उसने इतना भर दिया कि 2500 साइफन चलाने पड़े। यशवंत सागर जो है ना, ये बांध है जो गंभीर नदी पर ही बना हुआ है। तो उसमें ये कहा गया कि पानी इतना अधिक भर गया था इस बांध के अंदर कि अनेक साइफन चला करके, साइफन होता है मोटा पाइप, वो चला करके उस पानी को निकालना पड़ा था। 67 साल में तीसरी बार ऐसा हुआ। पार्वती और काली सिंध ने फिर रास्ता रोका। देखिए, फिर और दो नदियों के नाम आ गए यहाँ पर। कौन कौन से? पार्वती नदी और काली सिंध नदी। इन्होंने फिर से रास्ता रोका और 2 दिन उनके पुल पर से पानी बहता रहा। इस बार मालवा के पठार की सब नदियों में पूर आई। अब मैं नहीं बताऊंगी पूर का अर्थ, आपने 2 बार पहले जान लिया है। अगर आपको याद है तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए पूर का अर्थ क्या बताया था। उसके पास से बहने वाली नर्मदा में भी खूब पानी आया। तो यहाँ अनेक नदियों का वर्णन हुआ है। बरसों बाद हजारों साल की कहावत सच हुई। मालव धरती गहन गंभीर, डगडग रोटी पग पग नीर। यानी ये कहा जाता है कि मालवा में धरती इतनी समृद्ध है कि यहाँ पर रोटी और जल की कहीं कोई कमी नहीं। डग डग पग पग यानी हर कदम कदम पर खाने को और पीने को मिल ही जाता है। दक्षिण से उत्तर की ओर ढलान वाले इस पठार की सभी नदियों के दर्शन हुए। खूब पानी, खूब बहाव और खूब कृपा। नदी का सदा नीरा रहना जीवन के स्रोत का सदा जीवित रहना है। सदा नीरा मतलब जिसमें सदैव नीर भरा रहे, हमेशा पानी भरा रहे। नदियाँ जो कि सदैव पानी से भरपूर रहें, ये जीवन के स्रोत का सदा जीवित रहना है। यानी यदि नदियों में पानी है, हमें पीने के लिए, हमारे दैनिक कार्यों के लिए पानी मिल पा रहा है, तो जीवन चलता रहेगा। नदियों के बाद नंबर था तालाबों का। हमारे आज के इंजीनियर समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं, और पहले ज़माने के लोग कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि ज्ञान तो पश्चिम के रिनेसा के बाद ही आया ना। मालवा में विक्रमादित्य, भोज और मुंज रिनेसा के बहुत पहले हो गए। देखिए, पश्चिम के लोग तो ये मानते हैं कि रिनेसा रिनेसा जो है यह यूरोपीय एक नाम है, एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है पुनर्जागरण। यानी जब वहाँ पर एक क्रांति आई कला, संस्कृति आदि के क्षेत्र में, तो उन्होंने उसका नाम रिनेसा दिया। तो वो ये कहते हैं कि उसके बाद ही ज्ञान
लोगों के अंदर आया। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उससे तो बहुत पहले हमारे देश में, मालवा में, विक्रमादित्य भोज और मुंज जैसे राजा हो चुके थे, जिन्होंने ऐसे ऐसे उपाय किए थे जिससे कि पानी की कभी भी कमी ना हो। क्या उपाय किए थे? वे और मालवा के सब राजा जानते थे कि इस पठार पर पानी को रोक के रखना होगा। सबने तालाब बनवाए, बड़ी बड़ी बावड़ियां बनवाई, ताकि बरसात का पानी रुका रहे और धरती के गर्भ के पानी को जीवंत रख सकें। मतलब धरती के अंदर अंडरग्राउंड वाटर जो होता है उसे बनाए रखें। यह रहा तालाब, जो कि प्राकृतिक होता है, केवल उसका हमें रख रखाव करना होता है। और यह है बावड़ी, जिसे कि बनवाया जाता है। अक्सर महलों में, किलों में ऐसी बावड़ियां बनवाई जाती थी जहां अनेक सीढ़ियां उतर कर के नीचे जल स्तर तक पहुंचा जाता है। तो तालाब और बावड़ियां बनवा करके ये पुराने राजा जल को इकट्ठा करके रखते थे, ताकि ज़रूरत के समय ये जल काम आ सके। लेकिन आजकल के इंजीनियर वगैरह ऐसा नहीं करते। तो क्या कहा है, हमारे आज के नियोजकों और इंजीनियरों ने तालाबों को गाद से भर जाने दिया और जमीन के पानी को पाताल से भी निकाल लिया। गाद से भर देने का मतलब क्या? कीचड़ से भर देना, यानी तालाब धीरे 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 कीचड़ से, मिट्टी से भर दिए, जिससे उनमें पानी इकट्ठा ही ना हो सके। और धरती के अंदर जो पानी था उस वाले पानी को भी हैंड पंप से, अलग अलग मोटर वगैरह लगा करके निकाल लिया गया। तो पाताल से भी निकाल लेना का मतलब अंडरग्राउंड वाटर का प्रयोग कर लेना, धरती के नीचे के पानी को और अधिक खत्म करते चले जाना। नदी नाले सूख गए, पग पग नीर वाला मालवा सूखा हो गया। लेकिन इस बार बिलावली भर गया है, पिपलिया पाला भर गया है। ये दो जो हैं बांधों के नाम है कि इन इन बांधों में इस बार पानी खूब भर गया है, क्योंकि बारिश पहले की तुलना में अधिक हुई है। तो बरसात के अच्छे होने से इनमें पानी की कमी अब नहीं है। तो यहीं पर दो प्रश्न उठते हैं, हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले के ज़माने के लोग कुछ नहीं जानते थे? तो आपने इस बात को समझ लिया होगा। उन्होंने ऐसा जो जाना है वो अज्ञानतावश ऐसा समझते हैं कि वो पानी का प्रबंध कर सकते हैं, क्योंकि उनसे तो पहले जो राजा हुए, विक्रमादित्य भोज मुंज, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रबंध किए थे। क्या प्रबंध किए थे? तालाब, बावड़ियाँ आदि बनवाई थी, जिससे कि ज़रूरत के समय पानी मिल सके। तो ये दोनों प्रश्नों के उत्तर जो हैं अब आप अपने आप से लिख सकते हैं, और हमने अभी अभी जो पढ़ा है वही इसके उत्तर में आना है। आगे देखें, यहाँ इससे आगे क्या कहा गया, ये देख सकते हैं आप। एक नदी को पार करने के लिए हाथी पर चढ़ कर के जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि नदी में जल बहुत अधिक है। तो इसी बात के बारे में लेखक कहता है, सिरपुर में लबालब पानी है और यशवंत सागर के सभी साइफन तो चले ही थे, फिर भी इंदौर की खान और सरस्वती नदियों में उतना पानी नहीं है जितने में कभी मैं नहाया हूँ और नाव पर सैर की है। तो यहाँ एक और नदी का नाम आपने जान लिया, सरस्वती नदी। ये यशवंत सागर बांध है जो कि गंभीर नदी पर बना हुआ है, और उसमें ये साइफन किस लिए चलाए जाते हैं? ये पंप हैं बड़े बड़े, जो कि जल को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो यहाँ इन सब की बात की गई है कि भले ही कितना ही पानी क्यों ना आ गया हो, लेकिन बचपन में जब लेखक ने देखा था तो उस समय पानी और अधिक था। यह है ना, जितने में कभी मैं नहाया हूँ, यानी अपने बचपन की बातें कर रहे हैं, और नाव पर सैर की है, तब उस पानी में वे नहाते भी थे और नाव पर सैर भी करते थे। हाथीपाला का नाम इसलिए है कि कभी वहाँ की नदी को पार करने के लिए हाथी पर बैठना पड़ता था। ये पंक्ति आप ध्यानपूर्वक अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न बनेगा यहीं से। चंद्रभागा पुल के नीचे उतना पानी रहा करता था जितना महाराष्ट्र की चंद्रभागा नदी में। इंदौर के बीच से निकलने और मिलने वाली ये नदियाँ कभी उसे हरा भरा और गुलजार रखती थीं, आज वे सड़े नालों में बदल दी गई हैं। शिप्रा, चंबल, गंभीर, पार्वती, काली सिंध, चौरल, सबके यही हाल हो रहे हैं। तो इन सारी नदियों के नाम आपने इस पाठ में पहले पढ़ ही लिया है, और ये कहा गया कि अब जो नदियां हैं वो नालों में बदलती चली जा रही हैं।
क्यों? क्योंकि उन नदियों का हम सही रख रखाव नहीं कर रहे। हम नदियों में गंदगी फेंक रहे हैं, कूड़ा डाल रहे हैं, उद्योग धंधों का केमिकल उसमें डाल रहे हैं, जिससे नदियाँ क्या बन रही हैं? गंदे नाले में बदलती चली जा रही हैं। और ये सदा नीरा नदियाँ अब मालवा के गालों के आंसू भी नहीं बहा सकती। सदा नीरा पहले अर्थ आ चुका है इसका, आपने जान लिया कि सदैव नीर से भरी रहने वाली, सदैव पानी से भरी रहने वाली जो ये नदियां हैं, अब मालवा के गालों के आंसू भी नहीं बहा सकती। यानी अब उन नदियों में इतना पानी भी नहीं है कि वे मालवा में आंसू जितना पानी भी बहा सके। यानी जैसे आंसू के लिए तो इतना अधिक पानी नहीं चाहिए ना, लेकिन आंसू जितना पानी भी नहीं बहा सकती। कहने का मतलब इन सदैव पानी से भरी रहने वाली नदियों में अब पानी कम हो गया है, चौमासे में चलती हैं। सिर्फ 4 महीने जब बारिश होती है तब इन नदियों में पानी दिखाई देता है। बाकी के महीनों में बस्तियों के नालों का पानी ढोती हैं, और बाकी के समय में क्या होता है? ये नालों में बदल जाती हैं और इनमें गंदा पानी ही मिलता रहता है, जिससे ये चल रही होती हैं। नदियों ने सभ्यताओं को जन्म दिया। हमारी आज की सभ्यताएं नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है। इस साल मालवा में सामान्य बारिश 35 इंच से 5 इंच ज़्यादा पानी गिरा है, और इतने में ही नदी नाले तालाब चैतन्य हो गए हैं। चैतन्य मतलब जीवित, जागृत, जिनमें चेतना आ गई हो, यानी वे दोबारा से तेजी से बहने लायक हो गए। और यहाँ गंदे पानी के नालों में कैसे बदल गई नदियाँ? क्योंकि इनमें कूड़ा डाला गया, केमिकल डाले गए, ये सारी बातें दोबारा से बताई गई हैं। और अपने पहले अखबार नई दुनिया की लाइब्रेरी में अब भी पानी के सन 1878 से रिकॉर्ड की यह जानकारी ही आंख खोलने के लिए काफ़ी है कि इनमें एक ही साल मालवा में सिर्फ 15.75 इंच पानी गिरा था। लोक में यही 56 का काल है। 56 का काल का मतलब अकाल, भीषण अकाल का समय, जब पानी की बहुत कमी हो गई हो। क्योंकि सामान्य पानी कितना बताया? 35 इंच, और यहाँ सिर्फ एक बार ऐसा हुआ जब केवल 15 इंच तक पानी आया, तो बहुत कम था ये पानी, इसीलिए उसे अकाल कहा गया और भीषण अकाल का, सूखे का समय बताया गया। लेकिन राजस्थान के ठेठ मारवाड़ से तब भी लोग यहीं आए थे और कहते हैं कि तब भी खाने और पीने को काफ़ी था। राजस्थान में भी पानी की कमी मानी जाती है, तो वहाँ से जो मारवाड़ी लोग इधर आए, उन्होंने ये कहा कि मालवा में चाहे अकाल आया, चाहे पानी की कमी थी, लेकिन तब भी खाने और पीने के लिए उनके पास पर्याप्त था। क्यों पर्याप्त था? इन 128 सालों में एक ही साल अतिवृष्टि का था, क्योंकि करीब करीब 128 सालों में सिर्फ एक साल ऐसा हुआ जब अतिवृष्टि, अतिवृष्टि और अनावृष्टि आपने सुना ही होगा। अतिवृष्टि मतलब अत्यधिक वर्षा, और अनावृष्टि होता है जब बिल्कुल वर्षा ना हो। तो सन 1973 में 77 इंच पानी गिरा था। तब भी यशवंत सागर, बिलावली, सिरपुर और पिपल्या पाला टूटकर बहे नहीं थे। ये सारे के सारे आप पहले भी नाम सुन चुके हैं। ये क्या है? ये बांधों के नाम हैं सारे ही, कि इतनी अधिक बारिश हुई उसके बावजूद ये बांध टूटकर बहे नहीं थे। 28 इंच से कम बारिश हो तो वह सूखे का साल होता है, लेकिन ऐसे साल भी ज़्यादा नहीं है। 56 के काल ने देश भर में हाय हाय मचाई हो। 56 का काल मतलब वही कौन सा काल? उनका अकाल वाला, जब पानी बहुत कम बरसा हो। लेकिन मालवा में लोग ना प्यासे मरे ना भूखे, क्योंकि उसके पहले के साल खूब पानी था और बाद के साल में भी। कहने का मतलब जिस साल यहाँ पर अकाल पड़ा तब भी लोगों को प्यासे या भूखे रहने की नौबत नहीं आई, क्योंकि उन्होंने पहले से पानी संजो के रखा हुआ था। उससे पहले वाले साल में भी खूब पानी बरसा था और बाद वाले साल में भी बरसा, और उन्होंने उस पानी को संजो करके इकट्ठा करके रख लिया था। अपने नदी नाले तालाब संभाल के रखो तो दुष्काल का साल मज़े में निकल जाता है। यानी जिस समय बुरा समय चल रहा हो, दुष्काल मतलब बुरा समय, और वो बुरा समय कैसे? कि या तो बहुत अधिक बारिश हो जाए या बहुत ही सूखा पड़ जाए, मगर ऐसा समय भी आराम से निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? अगर हम
अपने पानी का सही रखरखाव करते हैं, नदी नाले तालाब की देखभाल करते हैं, लेकिन हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की अपसभ्यता है। यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। यहाँ से क्या बनेगा, देखिए, हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है, क्यों और कैसे? ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्यों बना रही है। आधुनिकता की आड़ में हमेशा केवल विकास के नाम पर हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि जो हमारी नदियां हैं वे गंदे पानी के नाले बन रही हैं। जैसे हमने बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित कर लिए और उन उद्योग धंधों से निकलने वाले पानी को नदियों में जाने दिया, और अपने तालाब बावड़ियों आदि का हमने ध्यान नहीं रखा और उन्हें सूख जाने दिया। पूजा के बाद मूर्तियां आदि पानी में बहा दी, राख पानी में बहा दी। अन्य धार्मिक कार्यों के उपरांत जो पदार्थ होते हैं वे भी नदियों में डाल दिए। तो इससे नदियों का जल दूषित होता चला गया और नदियों को नालों में बदल दिया गया। हाँ जी, अगला प्रश्न है, लेखक को क्यों लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की अपसभ्यता है? आप क्या मानते हैं? तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा लेखक ने इसलिए कहा है क्योंकि वर्तमान में उपस्थित कई समस्याओं के मूल में इस नई सभ्यता द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा है, जिसका सबसे बड़ा निर्माता है अमेरिका व अन्य यूरोपीय देश। ये इस गैस को कम करने की कोशिश भी नहीं करते और इसी की वजह से धरती का तापमान 3 डिग्री तक बढ़ चुका है, जिससे अनेक विकृतियां आ रही हैं। जैसे ध्रुवों पर बर्फ पिघल रही है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। तो इन सभी कारणों से लेखक को लगता है जिसे हम विकास का नाम दे रहे हैं वास्तव में वह विकास की औद्योगिक सभ्यता नहीं, उजाड़ की अपसभ्यता है। तो इसी के साथ ही एक चीज़ मुझे याद दिलानी थी कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। बस थोड़ा सा ही पाठ बाकी रह गया है और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से धुआं, गंदगी, कूड़ा और केमिकल ये सब हम नदियों में डालते हैं और उसे दूषित करते हैं। नई दुनिया की ही लाइब्रेरी में कमलेश सेन और अशोक जोशी ने धरती के वातावरण को गर्म करने वाली इस खाऊ उजाड़ू सभ्यता की जो कतरने निकाल रखी हैं वे बताने को काफ़ी हैं कि मालव धरती गहन गंभीर क्यों नहीं है और क्यों यहाँ डगडग रोटी और पग पग नीर नहीं है। नई दुनिया एक अखबार का नाम है और इसी अखबार की ही जो लाइब्रेरी है वहाँ से कुछ ऐसे रिकॉर्ड मिले। इनके मित्र थे, लेखक के मित्र कमलेश सेन और अशोक जोशी, जिन्होंने अलग अलग पुराने अखबारों की कतरनें निकाली और ये समझाया कि वास्तव में इसी तरह से मालवा में लोग लापरवाही कर रहे हैं और अच्छा भला इतना संपन्न जो मालवा था वह किस तरह से गहन गंभीर अब नहीं रहा, वह किस तरह से बर्बादी की ओर अग्रसर हो रहा है। वहाँ पर अब खाने और पीने के भी लाले क्यों पड़ रहे हैं? क्यों हमारे समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है? क्यों हमारी धरती के ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है? क्यों हमारे मौसमों का चक्र बिगड़ रहा है? क्यों लद्दाख में बर्फ के बजाय पानी गिरा और क्यों बाड़मेर में गांव डूब गए? क्यों यूरोप और अमेरिका में इतनी गर्मी पड़ रही है? ये सारे प्रश्नों के उत्तर अखबारों की कतरनों में इकट्ठे किए गए, यानी अखबारों से सबूत जुटाए गए और अपनी बात को पुष्ट किया गया। क्योंकि वातावरण को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैसों ने मिलकर धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है। अब ये प्रभाव है कि जो हमने गलतियां करी उससे वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। 3 डिग्री सेल्सियस तक तो तापमान बढ़ गया। ये गैसें सबसे ज़्यादा अमेरिका और फिर यूरोप के विकसित देशों से निकलती हैं। अमेरिका इन्हें रोकने को तैयार नहीं है। वह नहीं मानता कि धरती के वातावरण के गर्म होने से सब गड़बड़ी हो रही है। अमेरिका की घोषणा है कि वह अपनी खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति पर कोई समझौता नहीं करेगा। यहाँ खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति का मतलब अब आपके समझ में आ चुका होगा कि जो कुछ भी हमारे पास है उसका बस उपभोग करो, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ मत बचाओ और उपभोग करते समय ऐसे ऐसे काम करो जिससे कि पर्यावरण को
और अधिक नुकसान पहुंचे। तो ये अमेरिका ऐसे ही काम कर रहा है, लेकिन हम अपने मालवा की गहन गंभीर और पगपग नीर की डगडग रोटी देने वाली धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। मतलब हम क्यों नकल कर रहे हैं पश्चिम की? हमें तो अपनी धरती को बचाना है, अपने क्षेत्र को बचाना है, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। हम अपनी जीवन पद्धति को क्या समझते हैं? यानी हमें अपने जीवन को अपने ढंग से जीना चाहिए और सुधार के उपाय करने चाहिए, ना कि अमेरिका की नकल करते हुए ऐसी गलतियों को दोहराना चाहिए। तो इसी के साथ ये पाठ पूरा हुआ और यहीं से ही एक और जो प्रश्न बना अंतिम वाले अनुच्छेद में, इस प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ था। धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है? इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है? तो धरती का वातावरण हमारी अपनी अनदेखियों की वजह से गर्म हो रहा है, जिसे हम विकास की सभ्यता कहते हैं। वास्तव में वह विनाश की अपसभ्यता है। उसी के कारण हमने नए नए उद्योग धंधे स्थापित किए, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की और वातावरण में इतना अधिक बदलाव आ गया कि हानिकारक गैसें पूरे वातावरण में फैल गई और उसी से ही धरती का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। और इसमें यूरोप अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि उन्होंने नित नए नए प्रयोग किए जिससे कि ये हानिकारक गैसों का उत्सर्जन और अधिक बढ़ा, पर्यावरण संतुलन बिगड़ा और इससे पूरी दुनिया ही प्रभावित हुई। तो ये हमें ऐसा करने से वास्तव में हमें रोकना चाहिए, परंतु हम कर नहीं रहे। और अमेरिका और यूरोप ये तो अपनी गलती को मानने को तैयार भी नहीं है। तो इस प्रकार उनकी इसमें सबसे बड़ी भूमिका है। अब आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, जो 5 पूछे जाते हैं परीक्षा के अंदर। इसी पाठ के अलग अलग अनुच्छेदों से संबंधित प्रश्न है, लेकिन आप बड़े आराम से इनके उत्तर दे सकते हैं। जैसे देखिए, अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता में पाठ के आधार पर पानी के रखरखाव के लिए पहले उपाय किए गए। कौन से? पठार को गहरा करना, पेड़ पौधे लगवाना, तालाब बड़ी बड़ी बावड़ियाँ बनवाना या जमीन के पानी को बाहर निकालना। क्या उपाय किया गया? ये उसका उत्तर होगा तालाब, बड़ी बड़ी बावड़ियां बनवाना। अगला, अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता में पाठ के संदर्भ में नदियों के गंदे नाले में परिवर्तित होने का कारण नहीं है। नहीं वाला देखिए, धार्मिक आस्था, औद्योगिक विकास, बढ़ती जनसंख्या या जलवायु परिवर्तन। धार्मिक आस्था की वजह से भी हम गंदा करते हैं नदियों को, वहाँ पर पूजा सामग्री बहाते हैं। औद्योगिक विकास में जो हानिकारक केमिकल होता है वो बहा देते हैं। बढ़ती जनसंख्या, वो तो कूड़ा इत्यादि ही डालेगी। तो जलवायु परिवर्तन के कारण गंदे नालों में नहीं बदल रहे, ये उत्तर सही होगा। बच्चों, ये जो भी प्रश्न है ना, सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न सीबीएसई की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक आप देखिए और इनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए जल्दी से जल्दी। अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता में पाठ के माध्यम से लेखक ने लोगों को क्या किया? जड़ जमीन की चिंता से हटाया, पर्यावरण के प्रति सचेत किया, बरसात के भयंकर परिणामों का उल्लेख किया या खाऊ जाड़ू सभ्यता अपनाने को प्रेरित किया। तो सही होगा पर्यावरण के प्रति सचेत किया। चौथा प्रश्न, अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता में पाठ के संदर्भ में पर्यावरण संरक्षण में हमारा कर्तव्य है। क्या कर्तव्य? बड़े कारखाने स्थापित कर नदियों का उपयोग करना, वृक्षों की कटाई कर निराश्रितों के लिए घर बनवाना, धरती को खोद कर ईंट के भट्टे लगाना या अधिकाधिक वृक्ष लगाना व प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाना। तो यही वाला उत्तर ही सही होगा, ये हमारा कर्तव्य बनता है। अगला, अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता में पाठ के आधार पर हाथी पाला नामकरण का कारण या आधार क्या है? नदी पार करने के लिए हाथी पर बैठना। पहला उत्तर ही सही मिल गया। आगे वाले चाहे आप ना भी पढ़ें तो भी काम चलेगा, लेकिन आप देख लीजिए, आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि ये पहला ही उत्तर सही है। अगला प्रश्न, 56 के काल में मालवा के लोगों द्वारा भूख प्यास का सामना कर पाने का कारण था। 56 का काल मतलब अकाल का समय। तो इसका सही उत्तर क्या है? उनकी इच्छा शक्ति का दृढ़ होना, अपने जल स्रोतों का संरक्षण करना, एकजुट होकर विपत्ति का सामना करना, सरकारी सहायता का समय पर पहुंचना। तो सही उत्तर होगा
अपने जल स्रोतों का संरक्षण करना, क्योंकि भूख प्यास के लिए जल को तो बचाना जरूरी है ही। तो इसीलिए यही वाला ही उत्तर सही होगा। और इसी के साथ ये पाठ पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए। अगर आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आया तो इसे ना केवल लाइक कीजिए बल्कि अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।